स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है साइंस स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। अपन स्टार्ट कर रहे थे आवेश में अपन ने पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा था परमाणुओं के द्रव्यमानों के बीच में संबंध पढ़ा था। अपन ने देखा था कि उदासीन परमाणु, धनावेशित परमाणु और ऋणावेशित परमाणु के द्रव्यमानों के बीच में संबंध पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार के बारे में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। कल अपन ने देखा भी था कि जब किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो वो परमाणु धनावेशित हो जाता है, और जब उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ग्रहण करता है, तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के आवेश हो गए, धनात्मक एवं ऋणात्मक। अब इसने फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक प्रयोग किया। इसने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और एक लिया रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा इसने। तो इसने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ तो होगी धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार उनके कपड़े पर एबोनाइट की छड़ रगड़ी। उनके कपड़े पर जब एबोनाइट की छड़ रगड़ता है तो उनका कपड़ा हो जाता है धनावेशित और एबोनाइट की छड़ हो जाती है ऋणावेशित। अब ये धनावेशित क्यों हुआ? क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था कि आवेश किसका गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है। यानी उनके कपड़े का क्या गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्योंकि एबोनाइट का क्या गुण है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब इसने क्या किया, प्रयोग फर्स्ट ये है कि एक कांच की छड़ ली, उसको मुक्त रूप से लटका दिया। सर्वप्रथम ये कैसे थी, ये कांच की छड़ इस तरह से लटकी हुई थी। अब इस कांच की छड़ के नजदीक एक और कांच की छड़ लेके आता है, तो ये देखता है कि इस कांच की छड़ और इस कांच की छड़ के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी एक कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। एक प्रयोग तो इसने ये किया। दूसरा प्रयोग इसने ये किया कि एक कांच की छड़ ली, उसको मुक्त रूप से लटका रखा है। अब इसके पास एबोनाइट की छड़ लेके आता है। तो एबोनाइट की छड़ लेके आता है तो ये देखता है कि इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस प्रयोग से, इन दोनों प्रयोगों से इसने दो निष्कर्ष निकाले। वो दो निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला निष्कर्ष ये है कि जब दो समान आवेशित पदार्थ, जब दो समान प्रकृति के आवेश पास में लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये है, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब जब धन आवेश के पास धन आवेश लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार ऋणावेश के पास जब ऋणावेश लाया जाएगा तो भी ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी जब दो समान प्रकृति के आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा निष्कर्ष इसने ये निकाला कि जब दो विपरीत प्रकृति का मतलब ये हो गया कि एक धनावेशित और एक क्या है, ऋणावेशित है। विपरीत प्रकृति के आवेश पास लाए जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी प्लस के पास जब
ऋणावेश लाया जाएगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये इसको इधर बुलाएगा, ये इसको इधर बुलाएगा। यानी जब दो विषम लैंगिक है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये लड़का इस लड़की को देख रहा है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं। लड़का लड़के को आकर्षित नहीं करता है, लड़की लड़की को भी आकर्षित नहीं करती है, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो उसी तरह ये कि विपरीत प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट निकाले थे अपन, जो भी प्रयोग किए थे। दोनों प्रयोग से ये पता चलता है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आवेशों के बारे में था। अब आवेशों के प्रवाह के कारण पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार जैसे यहाँ पर तीन प्रकार है। एक है चालक पदार्थ, एक कौन सा है, चालक पदार्थ। दूसरा होता है कुचालक पदार्थ, तीसरा होता है अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, एक होता है अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, आवेश मुक्त प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, मुक्त प्रवाह करते हैं। और कुचालक के अंदर मुक्त प्रवाह नहीं होता है, आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, और ये अर्धचालक पदार्थ अपन स्पेशली पढ़ेंगे, और अपन के फिजिक्स के अंदर पूरा चैप्टर है ये लास्ट वाला, तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अर्धचालकों में ये दोनों की बीच वाली स्थिति होती है, तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। जनरली अपन यहाँ पर चालक और कुचालक के बारे में देखते हैं। चालक पदार्थों के अंदर आवेशों का क्या होता है, मुक्त प्रवाह होता है, और कुचालकों के अंदर प्रवाह नहीं होते। तुम्हें पता होगा, जैसे चालक पदार्थ कौन हो गया, धातुएं होगी, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया। और कुचालक पदार्थों में जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये क्या है, कुचालक पदार्थ। अब देखो, चालक पदार्थों का मतलब वही है कि जैसे अपन कोई भी अपन आवेश देंगे तो आवेश पूरे ही पदार्थ में क्या हो जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे, और जबकि कुचालक पदार्थों में ये आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं। तो एक कंसेप्ट आता है इन दोनों से, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कुचालक पदार्थों पर आवेश जहां दिए जाते हैं वह वहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कुचालक पदार्थ है, ये मैंने मान लिया कि कोई एक कुचालक पदार्थ है, लकड़ी का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़े को मैं ऊपर वाली सतह को क्या कर रहा हूँ, आवेशित कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं धनावेश दे रहा हूँ। तो अब ये धनावेश इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ये आवेश केवल कहाँ पे रहेगा, इसकी सतह पर रहेगा। यानी जहां पर मैंने आवेश दिया ये आवेश वहीं पर रहेगा। तो ये किसके अंदर होता है, कुचालकों के अंदर होता है। ये कंसेप्ट कहाँ पे काम में आएगा, जब अपन आगे पढ़ेंगे कुचालक और चालक गोले के बारे में पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशन भी आते हैं, तो वहां पर अपन समझेंगे कि कुचालक पदार्थ में आवेश कहाँ पे रहते हैं, जहां पर अपन ले रहे हैं तो वहीं पर ही रहेंगे। जबकि चालकों में
में आवेश संपूर्ण सतह पर आ जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब किसी भी चालक पदार्थ को अपन आवेश देंगे तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर आ जाएंगे। जैसे मान लिया कि ये किसका टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, इसको मैं यहाँ पर आवेश दे रहा हूं, तो अब ये आवेश यहाँ पे नहीं रहेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने 6 आवेश दे दिए, तो अब ये 6 आवेश किस प्रकार डिवाइड हो जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से 6 ही क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सभी सतह पर समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाते हैं। तो ये आवेशों का वितरण होता है, इसको आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कुचालक और चालक पदार्थों में आवेशों का वितरण कैसे होता है। कुचालकों में तो कहाँ पे रहते हैं, जहां पर रहते हैं उन पे रहते हैं, और चालकों में संपूर्ण सतह पर आ जाते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ चालकों को अपन क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब आवेशित कैसे करेंगे कुछ चालकों को, अब पढ़ते हैं अपन आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। आवेशन की विधियों से कोई सी भी एक विधि पूछ सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसकी आवेशन की विधियां कितनी विधियां है, कितनी मेथड है, 3 मेथड है। फर्स्ट है घर्षण विधि, घर्षण विधि यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल विधि है, ये अभी अपन ने पढ़ भी चुके हैं घर्षण विधि। अभी एग्जांपल मैंने बताया था पहले, फ्रैंकलिन ने क्या किया था कि कांच की जो छड़ थी उसको किस पे रगड़ा था, कांच की छड़ को इसने रेशम के कपड़े पे रगड़ा था। तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए थे, रेशम के कपड़े पे चले गए थे। तो ये किसके कारण हो रहा है, रगड़ने के कारण। रगड़ने का मतलब क्या हो गया, घर्षण हो गया। तो घर्षण विधि का मतलब ये है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एग्जाम्पल, वही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को कैसे रेशम के कपड़े पर रगड़ना। तो कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या देता है, किसको दे देता है, रेशम के कपड़े को। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेशित चार्ज आ जाएगा। तो ये सिंपल सी विधि है घर्षण विधि। घर्षण विधि में अपन देख सकते हैं कुछ ही नहीं है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, दूसरी वस्तु में। तो एक वस्तु, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो वस्तु तो हो जाती है धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है वो हो जाती है ऋणावेशित। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल में यूज ले सकते हैं कि जैसे मान लिया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो अब मान लिया कि इस पे कितना आया, ये कांच की छड़ है और ये है रेशम का कपड़ा है।
अगर कांच की छड़ पर 5+5 आवेश आया, कितना आ गया +5 आवेश आया, तो रेशम के कपड़े पर कितना आवेश आएगा, -5 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा। तो जब घर्षण विधि होती है तो घर्षण विधि में दोनों ही पदार्थों पर समान एवं विपरीत प्रकृति का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। समान यानी इस पे भी +5 ही आ गया, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो घर्षण विधि द्वारा क्या होता है कि समान परिणाम और विपरीत प्रकृति का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें न्यूमेरिकल में काम आती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी विधि है संपर्क विधि या चालन विधि। ये भी बिल्कुल सिंपल सी है। संपर्क विधि नाम से पता चल रहा है संपर्क कराना पड़ेगा, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाना पड़ेगा। दूसरी विधि अपन पढ़ते हैं संपर्क विधि, संपर्क या चालन विधि। संपर्क या चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, एक जो वस्तु लेंगे या एक पदार्थ लेंगे वो तो आवेशित लेंगे और एक अपन लेंगे उदासीन। मान लिया कि मैंने एक गोला लिया, ये गोला धनावेशित है, ये गोला क्या है, धनावेशित है। एक गोला लिया जो क्या है, उदासीन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस गोले को इस गोले के संपर्क में लाता हूं, तो दोनों को मैं संपर्क में लेके आ गया। यहां पर क्या किया, संपर्क। जब एक गोले को दूसरे गोले के संपर्क में ला रहे हैं और एक उदासीन है और दूसरा क्या है, धनावेशित है, तो संपर्क में लाने पर क्या होगा, यहां से कुछ आवेश इसमें क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो मान लिया यहाँ पर 6 था, तो इधर कितना रह गया, 3 रह गया, और इधर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब ये देखो दोनों में क्या रहेंगे, समान आवेश रहेंगे। इधर 3 रहेंगे, इधर भी क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। क्योंकि देखो इसमें 6 थे, 6 से पहले एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरा जाते तीनों में क्या हो गए, 3 बराबर हो गए। मान लिया कि एक और यहाँ से ज्यादा जाएगा तो इधर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग नहीं होगा और दोनों में क्या आएंगे, समान आवेश आ जाएंगे। जब तक अपन इसको संपर्क में रख रहे हैं, तो अगर संपर्क से हटा देते हैं, जैसे इसमें मान लिया कि इधर 2 आए और इधर कितने थे, 4 थे, तो अपन संपर्क हटा देंगे तो अब इसमें 2 ही रहेंगे। लेकिन जब इसको पूर्णतः यानी बहुत टाइम तक अपन संपर्क में रख रहे हैं, तो दोनों पर क्या आ जाएंगे, समान परिणाम का क्या आएगा, आवेश आएगा। तो ये विधि कौन सी है, संपर्क विधि है। आगे समझ में कुछ सिंपल सी है, संपर्क विधि। अब इसके बाद थर्ड विधि अपन पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रेरण विधि। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो प्रेरण विधि। प्रेरण विधि अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इंपॉर्टेंट भी है प्रेरण विधि। दोनों विधियां तो नाम से पता चल रही थी। एक तो थी घर्षण विधि। घर्षण विधि का मतलब क्या हो गया कि सिंपली एक दूसरे को रगड़ना। संपर्क विधि का मतलब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में कौन सी लाना, उदासीन वस्तु लाना। अब प्रेरण विधि में देखो क्या होगा। प्रेरण विधि में मान लिया कि एक अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि एक लड़का है, एक लड़का क्या है, पढ़ता नहीं है, लड़का है, और एक उसके क्या है, पापा है, ये मान लिया पापा। अब ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, तो अब इसके पापा इसको समझाना है, यानी इसके पापा चाह रहे हैं कि ये लड़का क्या करे, पढ़ाई करे। तो अब इसके पापा क्या कहते हैं कि तू लड़के को कह रहे कि तू पढ़ाई मत कर, मेरे साथ चल, काम करेंगे वहीं पे,
दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो अब ये लड़का ये सोचता है, उल्टा सोचता है कि पापा अपन को कह रहे हैं कि पढ़ाई मत कर, तो इसका मतलब अपन को क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसके पापा तो कह रहे थे इसको पढ़ाई मत कर, है ना। और ये क्या करने लग जाता है, पापा ने कहा पढ़ाई मत कर और ये क्या करने लग गया, पढ़ाई करने लग गया। यानी दोनों पर इसके पापा कह रहे उसका क्या आ रहा है, इस पर विपरीत प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पदार्थ के पास एक अपन क्या लेके आ रहे हैं, आवेशित वस्तु लेके आ रहे हैं। पापा क्या है, आवेशित वस्तु है। तो आवेशित वस्तु लेके आते हैं तो उस पदार्थ में विपरीत प्रकृति का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। यानी इसके मतलब ये है कि पापा तो कह रहे थे पढ़ाई मत कर और ये क्या करने लग गया, पढ़ने लग गया। इसका मतलब ये है कि उल्टा प्रभाव आ रहा है। तो पर्यावरण भी यही है, सिंपल सी विधि क्या है कि जब किसी भी आवेशित पदार्थ को किसी भी उदासीन पदार्थ के पास लाया जाता है तो उस पर विपरीत प्रकृति का क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। या तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, पर्यावरण विधि बोलते हैं। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लिया कि एक गोला है, ये गोला क्या है, उदासीन है। जिस तरह से वो लड़का था उसी तरह ये क्या है, एक उदासीन गोला है। उदासीन गोले के बारे में अपन ने कल पढ़ा भी था, उदासीन परमाणु के बारे में पढ़ा था। उदासीन परमाणु में अपन ने देखा था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। इसका मतलब मान लिया कि इस पर 5 या 4 धनावेश है और 4 ही क्या है, ऋणावेश है। 4 धनावेश है और 4 ही क्या है, ऋणावेश है। इसका मतलब ये क्या है, उदासीन पदार्थ है। अब इस उदासीन गोले के पास अपन लेके आ रहे हैं एक छड़, कोई सी भी छड़ लेके आ सकते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित। मान लिया कि अपन इसके पास लेके आ रहे हैं धनावेशित छड़। ये एक छड़ है, धनावेशित छड़ है। अब ये दूर है, जब इसके अपन क्या लेके आ जाते हैं, बिल्कुल पास लेके आ जाते हैं, ये इसके क्या आ गई, पास आ गई। तो अभी आज अपन ने पढ़ा था कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब इस गोले में 2 प्रकार के आवेश है, एक तो धनावेशित, एक है ऋणावेशित। तो धनावेशित तो इससे क्या, इस छड़ से क्या होंगे, दूर जाएंगे, और ऋणावेशित क्या होंगे, इस छड़ के पास आएंगे। इसका मतलब ये है कि इधर तो क्या आ जाएंगे, ऋणावेशित आ जाएंगे, और इधर क्या आ जाएंगे, धनावेशित आ जाएंगे। तो जो ये आवेशों का वितरण पहले तो समान रूप से वितरित थे, लेकिन जैसे ही अपन छड़ लेके आते हैं इसके पास, धनावेशित छड़ लेके आ जाते हैं, तो वितरण इस प्रकार से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक तरफ यानी छड़ की तरफ तो क्या आ जाएंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाएंगे। यानी धनावेशित छड़ है तो इधर ऋणावेशित आएंगे, अगर अपन ऋणावेशित छड़ लेते हैं तो इधर कौन से आवेश आएंगे, धनावेशित आएंगे। तो इस धनावेशित छड़ के पास क्या आएंगे, ऋणावेशित छड़ यानी आवेश आ गए। अब अपन क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इस छड़ को अब यहीं पे रख रखे हैं, जिस स्थिति में है वैसी स्थिति में इसको रख रखा है, लेकिन इस वाले भाग को अपन क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब होता है अर्थिंग। जमीन में एक तार लगा के जमीन में क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। इसे अपन जनरली, और इसका साइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो साइन होता है ये किसका होता है, भू संपर्कित का होता है। अब इस वाले को भू संपर्कित कर रहे हैं तो इधर वाले जो आवेश है वो कहाँ पे चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, भूगर्भ में चले जाएंगे। अब ये तो धनावेशित है, इधर क्या रहेंगे, ऋणावेशित रहेंगे, ये चारों ऋणावेशित है। अब इसके बाद क्या होगा, इस छड़ को जो भी अपन ने पास में रख रखी है, यानी ये छड़ इस ऋणावेश को क्या कर रखी है, आकर्षित कर रखी है। तो अब अपन इस छड़ को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस छड़ को हटा दिया तो ये छड़ अपन दूर लेके आ गए, ये गोला है। अब ये ऋणावेश जो है इस तरफ था, अब ये वापस क्या हो जाएगा, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इसको अपन दूर लेके चले गए, दूर लेकर चले गए तो ये क्या हो जाएगी, अब इस गोले पर क्या आ जाएगा, पूरे पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन एक उदासीन गोले को अपन ने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, और इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया।
तो ये जो विधि है ये कौन सी विधि है? प्रेरण विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है प्रेरण विधि। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि किसी भी उदासीन गोले को अपन आवेशित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां अपन ने पढ़ी है, एक तो घर्षण विधि, एक संपर्क विधि, एक है प्रेरण विधि। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित, या इसे अपन उदासीन भी बोल सकते हैं, अनावेशित या उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। इंपॉर्टेंट है, देखो एक आवेशित वस्तु है और एक क्या है? अनावेशित या उदासीन वस्तु है। उस वस्तु को क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। देखो इसका एक एग्जांपल जो तुमने बचपन में बहुत बार किया होगा कि एक स्केल को अपन क्या करते हैं? सीट पर रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि स्केल के कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। इसका मतलब जब अपन स्केल को रगड़ रहे हैं तो स्केल पर तो क्या आ गए? आवेश आ गए। इसका मतलब ये है कि स्केल तो क्या है? आवेशित है। स्केल तो हो गया अपन के आवेशित। लेकिन कागज के टुकड़े पर कोई आवेश रहता है क्या? कागज के टुकड़े क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो ये क्या है? उदासीन है। स्केल आवेशित है और कागज क्या है? उदासीन है। तो ये स्केल कागज को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आवेशित वस्तु अनावेशित यानी उदासीन वस्तु को क्या कर सकती है? आकर्षित करती है। अब ये इसको आकर्षित क्यों कर रही है? स्केल कागज को आकर्षित क्यों कर रहा है? तो ये प्रेरण के कारण होता है कि अभी अपन ने प्रेरण में देखा था कि एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो इस पर भी क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ये उदासीन वस्तु भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। और इस पर जो आवेश आएगा वो कौन सी प्रकृति का आएगा? विपरीत प्रकृति का आएगा। और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा? प्रेरण के कारण इस पर विपरीत आवेश आ गया। आवेश विपरीत प्रकृति का आ जाता है। तो ये स्केल इस विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसलिए स्केल कागज को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। तो देखो आकर्षण आवेशित वस्तु और उदासीन वस्तु के मध्य भी हो सकता है। तो अगर यहां से एक क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि विद्युतीकरण के लिए यानी विद्युतीकरण के लिए तुम्हें कौन सी विधि उपयोगी है? तो देखो कंसेप्ट सेकंड देखो, विद्युतीकरण के लिए दो विधियां है। एक तो आकर्षण और एक है प्रतिकर्षण। जैसे विद्युतीकरण का मतलब ये है कि तुम्हें किसी भी पदार्थ के बारे में बताना है कि इस पर आवेश है या नहीं है। तो विद्युतीकरण का मतलब हो गया कि आवेश के बारे में बताना। आवेश के बारे में बताना। तो जैसे अपन ने एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लिया कि एक कोई ये गोला है। इस गोले पर किसी भी प्रकार का आवेश हो सकता है, धनावेश या ऋणावेश है। अपन ने मान लिया कि इस गोले के पास अपन क्या लेके जा रहे हैं? एक आवेशित गोला लेके जा रहे हैं, धनावेशित गोला लेके जा रहे हैं। ये धनावेशित गोला लेके गए। अगर ये इसको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ये इसको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कब करेगा? जब इस पर क्या होना चाहिए? विपरीत प्रकृति का क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पर क्या होगा? आकर्षित कर रहा है। पहली स्थिति ये है कि ये क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब ये गोला क्या क्या हो सकता है? एक तो ऋणावेशित हो सकता है और क्या हो सकता है? उदासीन भी हो सकता है।
यही अपन ने अभी देखा था कि आकर्षण में ये गोला या तो विपरीत प्रकृति का होगा या आकर्षण किसमें भी होता है, उदासीन वस्तुओं में भी होता है। इसलिए या तो ये ऋणावेशित हो सकता है या क्या हो सकता है, ये उदासीन हो सकता है। तो अभी दो स्थितियां बन गई कि इस गोले के बारे में अपन दो चीजें कह सकते हैं, या तो ये ऋणावेशित हो सकता है यही, या ये क्या हो सकता है, उदासीन हो सकता है। तो एक अपन कोई फिक्स चीज नहीं कह पा रहे, तो आकर्षण विधि का उपयोग अपन विद्युतीकरण में नहीं करेंगे। प्रतिकर्षण हमेशा किसमें होता है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य ही होता है। इसलिए विद्युतीकरण के लिए कौन सी विधि बेटर होती है, प्रतिकर्षण। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, विद्युतीकरण के लिए प्रतिकर्षण क्या होता है, बेस्ट होता है। तो अपन तुम्हें कोई कह दे कि विद्युतीकरण के लिए आकर्षण ज्यादा बेटर है या प्रतिकर्षण, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, प्रतिकर्षण। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल